नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी स्थिति की बात करें तो चंबल के सहारे पूर्व में स्थित है। दक्षिण का पठारी प्रदेश स्थिति चंबल के सहारे पूर्वी भाग में, चंबल के सहारे यह पूर्वी भाग में, या हम कहें कि उत्तर पश्चिम में महान सीमा भ्रंश है। इसके उत्तर पश्चिम में महान सीमा भ्रंश, उत्तर पश्चिम में महान सीमा भ्रंश, जिसको कहते हैं हम GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तथा अगर हम किसी दूसरी पठार की बात करें तो एक पठार है मेवाड़ का पठार, या हम कहें कि सामान्यतः मेवाड़ पठार के दक्षिण पूर्व में, मेवाड़ पठार के दक्षिण पूर्व में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो देखिए, निर्माण में क्या हुआ कि क्रिटेशियस काल, निर्माण में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन सामान्य ऐसी कंडीशंस में होता है जिसमें हम कहें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव की कमी हो, सामान्य दबाव कम हो, या कहें कि कम दबाव की स्थिति हो। कम दबाव की स्थिति होगी और मैग्मा ऊपर की ओर निकल के आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्मा निकल के धरातल पर आएगा उस उद्भेदन में किसी दरार के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? दरार के रूप में वह निकल करके बाहर विस्थापित होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैग्मा निकल करके एक दरार के माध्यम से ऊपर आया, यहां मैग्मा है। अब ये जो मैग्मा था, इस मैग्मा का एक रूप, या हम कहें कि मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जब मैग्मा में से जलवाष्प व विभिन्न प्रकार की गैसें अलग हो जाएं, जब मैग्मा में से जलवाष्प तथा विभिन्न प्रकार की गैसें अलग हो जाएं, उसके बाद जो धरातल पर पार्ट्स बच रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं कि वो लावा होता है। ठीक है ना, वह लावा है। तो लावा निर्मित यह एक क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसको हम कह रहे हैं कि इस पठार का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन के माध्यम से। दरारी उद्भेदन कब होता है? जब दबाव कम हो आंतरिक भाग में एवं सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा लावा के अंदर कम हो। परिणाम, जब सिलिका की मात्रा लावा में कम होगी या मैग्मा में कम होगी, तो ऐसी स्थिति में जो लावा है वह सामान्य की स्थिति में पतला होता है। लावा जो होता है वह सामान्य की स्थिति में पतला होगा, जिसको हम कह रहे हैं कि सिलिका युक्त बेसिक लावा, सिलिका युक्त बेसिक लावा है, सिलिका युक्त बेसिक लावा, जिससे इसका निर्माण हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि बार बार दरारी उद्भेदन होता है, माना कि बार बार अगर दरारी उद्भेदन होगा, तो ऐसी स्थिति में जो पठार की स्थिति होगी उसको हम कहेंगे कि ट्रैप होता है। वो अगर बार बार मैग्मा आकर के जमा होता जा रहा है तो ट्रैप बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हो कि भारत में दक्कन जो ट्रैप है, दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन बार बार हुआ और वहां एक ट्रैप का निर्माण हो गया। तो ये जो निर्माण कैसा है? यह ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन, इसमें
सिलिका युक्त बेसिक लावा है, सामान्यतः पतला होता है। जब पतला होगा तो दूर तक बह करके चला जाएगा। तो पतला लावा दूर तक बह करके जाएगा, लेकिन अगर सिलिका की मात्रा अधिक हो और लावा गाढ़ा हो तो वह वहीं के वहीं ऊंचा होता चला जाता है, या हम कहें कि वह जल्दी ठंडा होने के कारण पहाड़ जैसी स्थिति का निर्माण भी करता है। तो सामान्य निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ, उद्भेदन ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ। अब यहां जो दरारी उद्भेदन हुआ, लावा का जमाव हो गया। लेकिन वर्तमान में अगर यहां देखें तो देखिए कि रासायनिक व भौतिक कारकों ने, रासायनिक व भौतिक कारकों ने इस पठार को तोड़ने का काम किया है, और वर्तमान में यहाँ जो लावा का क्षेत्र था पूर्व में, वहाँ काली मृदा का क्षेत्र पाया जा रहा है। तो वर्तमान में यहाँ काली मृदा का क्षेत्र है और नदियों ने इसको विभिन्न भागों में काट दिया। अगर आज हम स्थिति देखें तो यह काली मृदा के मैदान के रूप में हमें दिखाई देता है। अब काली मृदा का क्षेत्र हो गया। काली मृदा का जो क्षेत्र है, इसमें फसल की बात करें तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में काली जो मृदा अगर कहीं पाई जाए तो उसमें फसल के रूप में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका ढाल, तो ये जो ढाल है, इसकी ढाल की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, इस प्रकार से इस क्षेत्र का ढाल है। ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम से बात करें तो हम उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसका ढाल विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यही कारण है कि इस क्षेत्र से जो नदियां अपवाहित हो रही हैं वो अपने जल को उत्तर की ओर ले जा रही है। कहां ले जा रही है? उत्तर की ओर ले जा रही है। उत्तर पूर्व में इन नदियों का जल जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें कि चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, जबकि इसके अलावा अगर पश्चिम में हम बात करें तो सारी नदियां अरब सागर में जा रही हैं। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है कि ढाल जो है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ अपोजिट ढाल है। ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ उल्टा ढाल है इसका। ठीक है ना। अब इस क्षेत्र को हम दो भागों में बांट लेते हैं। नंबर एक आता है आपका विंध्यन कगार। विंध्यन कगार, विंध्यन कगार धौलपुर से लेकर के धौलपुर, विंध्यन कगार धौलपुर से प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ धौलपुर से प्रतापगढ़ तक विस्तृत रूप में एक पट्टी के सहारे, ठीक है ना, एक पट्टी के रूप में उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि विंध्यन कगार है। विंध्यन कगार विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी भाग माना जाता है। विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार विंध्याचल पर्वतमाला का, विंध्याचल पर्वतमाला, इस पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है इसको हम कह रहे हैं कि यह क्या है? विंध्यन कगार है। क्या है? विंध्यन कगार है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी भाग ही विंध्यन कगार के नाम से जाना जा रहा है। इस विंध्यन कगार का निर्माण, इस विंध्यन कगार का निर्माण मोटे मोटे या हम कहें कि बड़े बड़े बालू का पत्थर, बड़े बड़े बालू का पत्थर तथा विंध्यन चूना पत्थर, विंध्यन चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। तो निर्माण की स्थिति में कगार में हम देखें कि बड़े बड़े बालू का पत्थर हैं एवं यहां विंध्यन चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। धौलपुर एवं करौली में, धौलपुर
व करौली में लाल पत्थर निकाला जाता है। यहाँ धौलपुर व करौली में लाल बालू का पत्थर का पाया जाना इसका प्रमाण है कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े बालू का पत्थर एवं विंध्यन चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, जहां वर्तमान में धौलपुर एवं करौली के क्षेत्र में किसका क्या चीज निकाली जा रही है? लाल बालू का पत्थर। तो लाल बालू पत्थर से, या हम कहें कि लाल पत्थरों के लिए धौलपुर एवं करौली का भाग जाना जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक पठारी भाग है, इस क्षेत्र में एक पठार है जिसको हम कह रहे हैं कि हाड़ौती का पठार। दूसरा है हाड़ौती पठार। तो देखिए कि हमने स्थिति ले रहे हैं कि इस प्रकार से हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार के उत्तरी भाग में देखिए मध्य एक बूंदी श्रेणी है, मध्य बूंदी श्रेणी, बूंदी श्रेणी। लेकिन इसके हम बात करें कि दक्षिण पश्चिमी भाग में मुकंदरा पहाड़ियां हैं, मुकंदरा पहाड़ी, मुकंदरा पहाड़ी, तथा इस पठार का पश्चिमी भाग, कि हाड़ौती पठार का जो पश्चिमी भाग है, इस पठार को हम कह रहे हैं कि इसका नाम है डाबी पठार, डाबी पठार। तथा मध्य भाग को हम कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है इसको हम अन्य रूप में, या हम कहें कि अन्य नाम के रूप में ना जाए तो है तो मालवा पठार का भाग ही, हाड़ौती पठार मालवा पठार का ही भाग है, और इसका जो मध्य का क्षेत्र होगा उसको हम कह रहे हैं कि कोटा पठार के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो ये जो क्षेत्र है इसको कह दिया हमने कोटा पठार, कोटा पठार। जबकि पश्चिमी भाग को हमने कहा डाबी पठार, और मध्य भाग जो है इसको हम कह रहे हैं कोटा पठार। जबकि हाड़ौती पठार स्वयं जो है यह मालवा पठार का भाग है, मालवा पठार का भाग माना जाता है। किसको? हाड़ौती पठार को। अब इसका नाम हाड़ौती कैसे पड़ा? तो देखिए कि जहां हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र, इस हाड़ौती क्षेत्र में हम शामिल करते हैं कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़। इस क्षेत्र में चौहान वंशीय एक शाखा है हाड़ा, चौहान वंशीय हाड़ा शाखा का यहां शासन हुआ करता था। इसी कारण से इस संयुक्त क्षेत्र को हम कह रहे हैं कि हाड़ौती प्रदेश है। क्या है? हाड़ौती प्रदेश। और इसी के परिणाम स्वरूप, या इसी का उद्बोधन, हमने कहा कि इसको हम हाड़ौती का पठार के नाम से जान रहे हैं। हाड़ौती पठार, क्योंकि पठार का निर्माण यहाँ लावा से निर्मित हुआ है, दरारी उद्भेदन हुआ था, तो यहाँ कौन सी मृदा मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। कौन सी मृदा है? काली। और बेसिक रूप से यहाँ लावा था, जिसको हम कह रहे हैं कि बेसिक लावा। तो बेसिक लावा वर्तमान में यह काली मृदा का क्षेत्र है। यहाँ एक क्षेत्र है, जैसे हम कहें कि झालावाड़, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ इसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। तथा हाड़ौती पठार हो गए। अब ये जो डाबी का पठार है, ये मुकंदरा जो पहाड़ियां हैं, मुकंदरा पहाड़ियों से लेकर के मध्यवर्ती बूंदी तक, मुकंदरा पहाड़ियों से लेकर के मध्यवर्ती बूंदियों तक। तो मुकंदरा पहाड़ी
तथा मध्यवर्ती जो बूंदी है यहां तक इसका जो विस्तार माना गया है उसको हम कह रहे हैं कि यह डाबी का पठार है। इस डाबी के पठार का पूर्वी भाग या कहें हाड़ौती पठार का मध्य का भाग, इसको हम कह रहे हैं कि कोटा पठार के नाम से जाना जा रहा है। और संपूर्ण हाड़ौती का जो पठार है यह पठार मालवा पठार का एक भाग माना जाता है। इसी प्रकार जैसे हमने बात की थी कि विंध्यन श्रेणी या हम कहें कि विंध्यन कगार जो थी यह विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी भाग था, उसी प्रकार मालवा पठार का भाग ही हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और छोटे पठारों में बात करें तो यहां एक पठार है झालौर, ठीक है ना, झालावाड़ का पठार भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के मैदानी प्रदेश की। राजस्थान का मैदानी प्रदेश, तो देखिए राजस्थान का जो मैदानी भाग है, इस मैदान का निर्माण राजस्थान के पठारी भाग में जो मैदान का निर्माण किया गया है यह राजस्थान की नदियों द्वारा या कहें कि संयुक्त रूप से गंगा एवं यमुना की जो सहायक नदियां थी उन नदियों ने इस क्षेत्र को अपवाहित किया और अपवाहित होने के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र के रूप में इसकी गणना की जाती है। तो देखिए राजस्थान में हम कहें पूर्वी मैदान, तो ये हो गया अब आपका पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में एवरेज लगभग जो क्षेत्र शामिल किया जाएगा उसको हम कह रहे हैं कि यहां 23% के एवरेज या हम कहें 23.3% तो भूभाग है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो यहां राजस्थान का या हम कहें कि भौतिक विभागों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो भौतिक विभाग है वो आपका पूर्वी मैदानी भाग है। लगभग 39% जनसंख्या है, 39% जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, साथ ही यह प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी है। सर्वाधिक जन घनत्व भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब पश्चिम में सीमा की बात करें तो देखिए यहां तो आए हैं आपका अरावली पर्वतमाला, पश्चिम में हो गई आपके अरावली पर्वतमाला, ठीक है। उत्तर में इसकी जो सीमा है एक समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा जिसको हम कहते हैं, देखिए एक 50 सेमी समवर्षा रेखा थी जो मरुस्थल को अलग कर रही थी, लेकिन यहां उत्तरी भाग में भी एक समवर्षा रेखा है जो एवरेज 50 सेमी के समानांतर ही मानी जाती है, ठीक है ना। पश्चिमी भाग में आपका क्या हुआ, अरावली पर्वत प्रदेश हो गया और पूर्व में आपका मैदान हो रहा है, मैदान हो गया, पूर्वी मैदान हो गया। तथा दक्षिण पूर्वी भाग की बात करें तो आपका पठारी भाग हो गया। क्या हो गया, पठारी भाग। तो इस प्रकार से दक्षिण पूर्व में आपके सीमा कौन बना रहा है, दक्षिण पूर्वी पठार। पश्चिम में या हम कहें उत्तर पश्चिम में सीमा कौन बना रहा है, तो अरावली पर्वतमाला सीमा बना रहा है। साथ ही दक्षिण पूर्व में एक विंध्यन कगार है, ठीक है ना, विंध्यन कगार यहां, तो विंध्यन कगार भी इसकी सीमा बनाने का काम करती है। निर्माण की बात करें तो देखिए यहां चंबल व इसकी सहायक नदियों द्वारा, चंबल व इसकी सहायक नदियों द्वारा, इसकी सहायक नदियों द्वारा, तो जो नदियां यहां पर अपवाहित हुई जिसमें कहें कि चंबल और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को जलोढ़ मृदा के रूप में विकसित किया है। तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है,
या हम कहें कि जलोढ़ का निक्षेप पाया जा रहा है। ठीक है ना। अब जलोढ़ मृदा दूसरे क्षेत्रों से बह करके आई। जलोढ़ जो मृदा होती है उसको हम अस्थानिक मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा एक्चुअली में मृदा का गुण दोमट होता है। ठीक है ना। अब इसको हम दुमटी मृदा भी कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा में भी दो प्रकार का जलोढ़, पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़, पुराना तथा नवीन। पुराने जलोढ़ को हम क्या कह रहे हैं कि पुराना जलोढ़, जिसको हम कह रहे हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ को हम खादर कह रहे हैं। तो यह जलोढ़ मृदा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब इस क्षेत्र को चंबल, बनास, माही आदि नदियों ने इस क्षेत्र का विकास किया है। तो पूर्वी मैदान के भौतिक विभागों में बात करें तो चंबल नदी बेसिन सबसे पहले लेते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी। अब चंबल नदी एवं इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अपवाहित किया। तो यहां आपके चंबल का क्षेत्र शामिल किया जा रहा है। देखिए यहां तो है चंबल, चंबल, चंबल। इस वाले क्षेत्र में है आपके बनास। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि चंबल व इसकी सहायक नदियों ने इसको अपवाहित किया, जलोढ़ मृदा का निक्षेप लाया एवं इस चंबल नदी से सर्वाधिक मात्रा में अपर्दन हो रहा है। सर्वाधिक अपर्दन हो रहा है। और जो अपर्दन है उसमें हम कहें कि अवनलिका अपर्दन है। अवनलिका, या इसको कहें कि गली इरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? गली इरोजन। भारत में सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन करने के लिए चंबल नदी को जाना जाता है। इस चंबल नदी ने रिवाइंस विकसित कर दिए। ठीक है ना। तो चंबल नदी ने गहरी गहरी घाटियों का विकास कर दिया, गहरी गहरी घाटियों का विकास किया। इन गहरी घाटियों में, या हम कहें कि भूमि को इन्होंने ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। कैसा बना दिया है? ऊबड़ खाबड़ बना दिया। यहां पर बेडलैंड टोपोग्राफी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहां जो बेडलैंड टोपोग्राफी है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। या हम कहें कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र का यहां विकास हुआ है, जिसको स्थानीय भाषा में, या हम कहें कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र और पहाड़ी नुमा हो, जिसको तो हम कह रहे हैं डांग। क्या कह रहे हैं? डांग। ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी नुमा क्षेत्र हो, जिसको हमने कहा है यहां डांग। उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो विभिन्न प्रकार की गहरी नालियों के रूप में विकसित हो रखी है। तो यहां बहुत सारी गहरी घाटियां हैं, नालियां हैं। इसके अलावा इसका जो नेगेटिव है कि ये जो डांग क्षेत्र है, यहां वनस्पति तो है लेकिन ऊबड़ खाबड़ भूमि है, अवनलिका अपर्दन हुआ है, इसलिए खेतों को यहां आसानी से जोता नहीं जा सकता। परिणामतः यहां के क्षेत्र में कुछ अपन कहें कि सामाजिक रूप से ऐसे लोग जो समाज द्वारा बहिष्कृत होते हैं या सरकार द्वारा बहिष्कृत होते हैं, या आप कह सकते हो कि चोर, लुटेरे या डाकू। तो डाकू जो लोग हैं उनकी शरण स्थली के रूप में यह जाना जा रहा है। तो अनियमित पहाड़ियां डांग के रूप में, ऊबड़ खाबड़ भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि आसानी से देखी जा सकती है। और सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान ही नहीं, भारत का सर्वाधिक जो अवनलिका अपर्दन है वह इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। दूसरी नदी है आपके बनास। दूसरी नदी है बनास। देखिए बनास, बनास एक ऐसी नदी है राजस्थान की जिसमें सर्वाधिक त्रिवेणी संगम पाए जाते हैं। बनास में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। ठीक है ना। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, तथा जब बनास नदी पहाड़ियों से निकल करके आती है तो यह जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? जलोढ़ पंख का। और जलोढ़ पंख के निर्माण के स्वरूप जब बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो यहां
पीडमॉन्ट मैदान का निर्माण हो रहा है। पीडमॉन्ट मैदान, पीडमॉन्ट मैदान पर्वत के गिरिपादीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं तथा यहां जो अपर्दन है, देखिए यहां अपर्दन का एक सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है, अपर्दन का सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है। इस प्रकार से यहां अपर्दन हो रहा है, एक सीढ़ी के रूप में यहां अपर्दन को इस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। और इस अपर्दन को या हम कहें कि जो सीढ़ी नुमा स्थलाकृति निर्मित हो रही है, किसके परिणाम से? अपर्दन के। तो अपर्दन में यहां सीढ़ी नुमा अपर्दन है और इस अपर्दन से जो स्थलाकृतियां निर्मित हो रही हैं उनको स्थानीय भाषा में खेराड़ कहा जाता है। खेराड़, स्थानीय भाषा में इनको खेराड़ या हम माल खेराड़, खेराड़ या माल खेराड़ के रूप में इनको जाना जाता है। बनास नदी का क्षेत्र जलोढ़ पंख विकसित हुए और बहुत सारे जलोढ़ मिल गए, पर्वत के गिरिपादी भागों में पीडमॉन्ट मैदान का निर्माण हुआ और यहां जो अपर्दन है उस अपर्दन में कौन सा था? सीढ़ी नुमा। अब सीढ़ी नुमा जो अपर्दन है इसको स्थानीय भाषा में खेराड़ या माल खेराड़ के रूप में जाना जाता है। और ऐसी जो स्थिति है या ऐसी स्थलाकृति है, यह मालपुरा और करौली जो बेसिन है, ठीक है ना, मालपुरा और करौली जो बेसिन है यहाँ का, यह सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र का मालपुरा व करौली जो बेसिन है सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ माना जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका माही नदी का क्षेत्र। नेक्स्ट है माही नदी का क्षेत्र। देखिए माही नदी के क्षेत्र की बात करें तो देखिए माही नदी का ढाल उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है माही की। माही ढाल उत्तर की अपेक्षा, उत्तर की अपेक्षा जो ढाल है वो कौन से में है? वह दक्षिण दिशा में है। ढाल अपेक्षा उत्तर के दक्षिण दिशा में है और यह क्षेत्र आदिवासियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आदिवासी जो हम कहें कि जनजातियां हैं, उन आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र रहा है और आदिवासी जनजातियों ने यहाँ के क्षेत्रों को अपने सुविधा अनुसार स्थानीय नामों से भी विभाजित कर रखा है, जैसे कि 56 का मैदान। तो आपके बांसवाड़ा हो गया एक, तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य की भूमि, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य की भूमि को हम 56 का मैदान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 56 का मैदान, 56 का मैदान, ठीक है ना। अब इस 56 के मैदान में हम कहें कि यहाँ 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का, या कहें 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों या 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कह रहे हैं और यह प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य में विस्तृत है। दूसरा है कांठल, दूसरा है कांठल। देखिए कांठल माही नदी के किनारे का भाग, माही नदी के किनारे का भाग क्या कहला रहा है? कांठल कह रहा है। तो प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे का भाग कांठल के नाम से जाना जा रहा है तथा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य की क्षेत्र की बात करें तो देखिए डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, यहां जो मैदान है उसको हम कह रहे हैं मेवल। तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, इसके मध्य का क्षेत्र मेवल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां एक क्षेत्र है वागड़। तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र है,
डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं वागड़। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से, यहां राजस्थानी प्लस गुजराती, राजस्थानी व गुजराती का मिश्रित भाषा है यहाँ, जिसको हम कह रहे हैं वागड़। 56 का मैदान 56 नदी नालों का समूह है। माही नदी के किनारे का भाग कांठल के नाम से, जो कहां पर है, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का मैदान, मेवल तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं विच्छेदित, ठीक है ना, एक विच्छेदित भूभाग है जिसको हम कह रहे हैं कि वागड़ के नाम से इसको जाना जाता है, जहां राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिश्रित रूप है। तो ये नेचुरल आपके जो पूर्वी मैदान तथा दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग था उसकी जो पूरी फिजियोग्राफी थी वो आपको कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा